नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से आप लोग साथ दे रहे हैं और जिस प्रकार से आप पढ़ रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमसे कुछ भी आपको लाभ प्राप्त है तो बेसिकली है ना, मेरा प्रोत्साहन हो, मेरा एक तरह से इच्छा करे कि हाँ आगे भी मैं क्लास को जारी रखूं, तो आप समर्थन करें। और अगर आपको अच्छा लगता है तो नोट्स बनाते चलिए साथ साथ, और नोट्स बनाएं और नोट्स बना करके और आगे बढ़े। ठीक है, आज बिहार के भूगोल की दूसरी कड़ी में अर्थात दूसरी क्लास में मैं ला रहा हूं आपके पास बिहार के भूगोल का दूसरा चैप्टर है ये आपका। ठीक है, जो है बिहार का भौगोलिक विभाजन। मैंने कल बिहार का परिचय पढ़ाया बेसिकली, ठीक है, और आज मैं बिहार का भौगोलिक विभाजन पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, बिहार के भौगोलिक विभाजन में पढ़ने से पहले एक पॉइंट जो था वो पिछले क्लास में छूट गया था, या तो फिर समय के अभाव में कि वीडियो ज्यादा लंबा ना बने, इसके लिए मैंने नहीं किया। ठीक है, तो आप समझिएगा कि एक पॉइंट है जिसको आप लोग देख लीजिएगा, और वहां से प्रश्न बड़े ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। जैसे आपसे प्रश्न पूछेगा ना, ये बिहार का मानचित्र है और आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि बताइए कि बिहार की चौहद्दी अगर नेपाल से लग रही है, बिहार की चौहद्दी अगर उत्तर प्रदेश से लग रही है, बिहार की चौहद्दी झारखंड से लग रही है और पश्चिम बंगाल से लग रही है, तो आपको बताना है कि बिहार के कितने जिले और कौन कौन से जिले नेपाल से लग रहे हैं, उत्तर प्रदेश से लग रहे हैं, पश्चिम बंगाल से लग रहे हैं और झारखंड से लग रहे हैं। ये एक जटिल टाइप का क्वेश्चन होता है और फुली मैपिंग का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इसको मैं करवाने का प्रयास करूंगा और बड़ा अच्छा से ध्यान में रखिएगा, है ना। समझिए कि जिस प्रकार से, और मैंने एक वीडियो भी बनाया है जो अभी राजनीति चल रहा है, अधम जाति में विद्या पाए हैं, भयो जता यथा जय दूध पिलाए। ठीक है, तो इसका सही अर्थ भी मैंने बताया है। डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे, आप जाकर के देखें। और झारखंड की क्लासेस भी हम लोग बहुत जल्दी चालू करेंगे, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो आइए देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से राज्य से बिहार के कौन कौन से जिले लगते हैं बेसिकली, ध्यान में रखिएगा, है ना। अच्छा से देखिए, यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपने झारखंड का, पड़ोसी राज्य का। तो झारखंड की बात करें तो झारखंड से बेसिकली 8 जिले लगते हैं बिहार के। कितने जिले लगते हैं? 8 जिले लगते हैं। यहाँ से आप देखिएगा, देखिए, रोहतास, औरंगाबाद, गया। आप लिखते चलें और नोट्स बनाते चलें, बड़ा बेहतर आपका नोट्स बनेगा। किसी भी पेड कोर्सेज को करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है, क्योंकि आपके पास दीपक जीएस एकेडमी है। जीएस का हर चीज आपको पढ़ाया जाएगा, ए टू जेड पढ़ाया जाएगा, इसमें कोई भी शंका नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई पेड कोर्सेज नहीं, है ना। शिक्षा पैसे की मोहताज नहीं हो सकती है, उसी को कृतार्थ करने का काम मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो आप समर्थन बस दे सकते हैं, सब्सक्राइब करके, शेयर करके, बस। उससे बेसी आपको कोई, आपके भाई को कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, है ना। आप बस दुआओं में याद रखिएगा, सेहत का अच्छा दुआ कीजिएगा, और क्या, ताकि मैं रोज रहूं आपकी क्लास में, है ना। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, 4 जिले हो गए। जमुई, बेसिकली जमुई में जानिए चिराग पासवान यहाँ के सांसद हैं, है ना। पासवान जी के बेटे चिराग पासवान, है ना। और जमुई में इतना बड़ा सोना का भंडार निकला कि जिसका कोई कहना नहीं है। सोना का भंडार अगर बिहार से खनन होना प्रारंभ हो गया तो आप समझ लीजिए कि बिहार आने वाले समय में कर्नाटक को पीछे छोड़ देगा। कोलार और हट्टी का खान, जिस पर केजीएफ पिक्चर बना था, कोलार गोल्ड फील्ड, है ना, ध्यान रखिएगा। बांका, भागलपुर और कटिहार, थोड़ा सा देखिएगा कि कटिहार का थोड़ा सा हिस्सा झारखंड से लग जाता है। तो इस प्रकार से 8 जिले, कौन कौन से? रोहतास, जिसका मुख्यालय आप जानते हैं सासाराम है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ध्यान में रखिएगा इस बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करें। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के और इसको लिख सकते हैं। बात करें उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जिले लगते हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छा से ध्यान में रखने वाला बात है ना, बड़ा बढ़िया से देखिए। रोहतास आपको अगर दिख रहा होगा तो माइनर थोड़ा सा, है ना, अगर आप मैप का अध्ययन करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है, थोड़ा सा माइनर दोस्तों, है ना, कि रोहतास का जो इलाका है वो उत्तर प्रदेश से लगता है। और इसी के साथ आपका एक बड़ा बढ़िया प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया कि बताइए बिहार का कौन सा जिला झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा बनाता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा रोहतास, जिसका मुख्यालय है सासाराम। नाम रखिएगा ना। तो रोहतास एक, कैमूर, कैमूर जिसको भभुआ भी कहते हैं आप, मनोज तिवारी हमारे यहीं से संबंधित है, रिंकिया के पापा जिनका उपनाम लोगों ने दे दिया है। बेचारे इतने बढ़िया व्यक्ति हैं, दिल्ली का इतना ज्यादा विकास कर रहे हो एज MP, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस तरह से नामांकन उनके पिछले जीवन को लेकर के लोग करते हैं। तो खैर, संघर्ष सभी के जीवन में रहता है ना, तो ध्यान में रखिएगा। रोहतास, कैमूर, बक्सर 3 जिले, भोजपुर, इसी का मुख्यालय आरा है दोस्तों। पवन सिंह और प्रमोद प्रेमी यादव जो आपके भोजपुरी के लीजेंड माने जाते हैं, पवन सिंह हमारे पावर स्टार है ना, वो भोजपुर, आरा बेसिकली आरा जिला नहीं है ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि पवन सिंह ने गाया आरा जिला, ठीक है, तो आरा जिला को पवन सिंह ने फेमस कर दिया। तो दोस्त, आरा जो जाना जाता है वो बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम से जाना जाता है। और आरा मुख्यालय, जिस तरह से सारण का मुख्यालय छपरा है, उसी तरह से आरा मुख्यालय है किसका, भोजपुर का, ठीक है। तो पवन सिंह वगैरह वहीं जो कहरी गांव है वहीं से संबंधित है। प्रमोद प्रेमी यादव जो काफी धार्मिक गीतों को गाते रहते हैं, वो भी वहीं से संबंधित है। ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। तो भोजपुर, भोजपुर, भोजपुर भी यही है, ध्यान रखिएगा। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, ये 4 जिले। फिर यहाँ से देखिए सारण, सारण जिसका मुख्यालय छपरा है, खेसारी लाल यादव यहाँ से है, ठीक है। सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जिले उत्तर प्रदेश से भी लगते हैं दोस्तों। ध्यान में रखिएगा आप इस बात को, है ना, अच्छा से। कौन कौन से जिले, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ठीक है। चलिए, कंठस्थ हो गया। उसके बाद आते हैं कि नेपाल से कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं नेपाल से। अगर आपको दारू पीना हो तो बस 1 डेग बढ़ाइए और जाके दारू पीजिए, ठीक है। झारखंड में आइए, दारू पीजिए, उत्तर प्रदेश में जाइए, दारू पीजिए, पश्चिम बंगाल में जाइए, दारू पीजिए, ठीक है। तो जो इधर सीमा वाले इलाके में रहते हैं लोग, उनको नहीं फर्क पड़ता कि बिहार में दारू बंद है कि कहाँ है ना। सांझ के सांझ जाएंगे, पिएंगे और पी करके फिर वापस आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो नेपाल, नेपाल से लगने वाले जिलों में सबसे पहला जिला आपको मिलेगा पश्चिमी चंपारण। कौन सा, पश्चिमी चंपारण। आप देखिए बिंदु पड़ते जा रहा है, यानी 2 बिंदु जहां पड़ रहा है इसका मतलब वो 2 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है। तो उस हिसाब से पश्चिमी चंपारण भी 2 जगहों से, नेपाल और उत्तर प्रदेश, एक तो इंटरनेशनल बाउंड्री साझा कर रहा है और दूसरा राजकीय बाउंड्री साझा कर रहा है, उत्तर प्रदेश साझा कर रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पूर्वी चंपारण, नेपाल से लगता है, ठीक है। सीतामढ़ी नेपाल से लगता है। देखिए एक शिवहर है, आपको लगेगा कि नेपाल से लगेगा, लेकिन नेपाल से लगता नहीं है, बिहार का सबसे छोटा जिला है, ठीक है। लिखते जाइएगा, मधुबनी, है ना, मधुबनी का मिथिला पेंटिंग बड़ा ज्यादा प्रसिद्ध है मधुबनी का, आप जानते हैं इस बात को, ठीक है। हाँ, दुलारी देवी यहीं से संबंधित थी, जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये नेपाल से लगने वाले जिले हैं। क्या गो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जिले नेपाल से लगते हैं बिहार के, ध्यान में रखिएगा। और उनमें पश्चिमी चंपारण नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से लगता है, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल से अगर बात करें दोस्तों, तो फिर देखिए कि किशनगंज जो है वो पश्चिम बंगाल से भी लगता है और नेपाल से भी लगता है। तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये मात्र 3 जिले ऐसे हैं, ध्यान रखिए। कितने जिले, 3 जिले ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल से लगते हैं, ध्यान में रखना है। अब देखिए, ये तो मैं विभाजन बता दिया आपको कि सीमाओं से लगे हुए कौन कौन से जिले हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आइए मैं आपको बिहार का भौगोलिक विभाजन बताता हूँ। बड़ा छोटा सा है बिहार, एक तरह से आप जानते हैं कि लगभग 95% इसका हिस्सा, लगभग कितना हिस्सा, 95% इसका हिस्सा गंगा के मैदानों से ही बना है। लेकिन फिर भी बिहार में आपको 3 प्रकार के उच्चावच देखने के लिए मिलेगा। उच्चावच का अर्थ होता है दोस्तों कि 3 प्रकार के भौगोलिक आकृतियां आपको देखने के लिए मिलेगी। 3 प्रकार के कौन, पहाड़ी क्षेत्र आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र जो नेपाल से सटे हुए इलाके हैं उसमें आपको पहाड़ी क्षेत्र देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए मैंने यहाँ पर टिक किया है पश्चिमी चंपारण वाले इलाके को,
पहाड़ी क्षेत्र आपको देखने के लिए मिलेगा, इन इलाकों में पहाड़ी क्षेत्र देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद गंगा के आसपास का जो है वो आपको सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 95% हिस्सा बिहार का मैदानी क्षेत्र देखने के लिए मिलेगा, और थोड़ा सा पठारी क्षेत्र भी मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं कि झारखंड बिहार के दक्षिण में है और छोटानागपुर का पठार झारखंड में है। तो झारखंड से लगने वाले जो जिले हैं, ठीक है, ये जिले झारखंड से लगने वाले जो जिले हैं, इनका जो दक्षिणी हिस्सा है दोस्तों, है ना, ये दक्षिणी हिस्सा पठारी भाग का कुछ हिस्सा है। ठीक है, और आप जानिएगा कि आप जानते हैं कि मैदानी इलाकों में खनिज नहीं पाए जाते हैं, पठारी इलाकों में खनिज पाए जाते हैं। तो जिसके कारण बिहार के जितने भी खनिज जिले हैं, जहाँ से महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण खनिज प्राप्त होते हैं, आमतौर पर देखिए बीच वाला जिला में भी पाया जाता है कुछ कुछ, लेकिन जो महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं वो खनिज आपको इन्हीं इलाकों में मिलेगा। जैसे रोहतास पायराइट्स के लिए फेमस है। जैसे रोहतास का आप देखिएगा, डिहरी ऑनसोन के इलाके में डालमिया नगर है, सीमेंट का बड़ी भयानक फैक्ट्री है, बहुत बड़ा फैक्ट्री सीमेंट का, ध्यान में रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र और लगभग 95% हिस्सा बिहार का कौन सा क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसका विभाजन करते हैं कि मूल रूप से पठारी क्षेत्र तो बहुत कम है, इसलिए बिहार का भौगोलिक विभाजन 2 रूपों में किया गया। कितने रूपों में किया गया? 2 रूपों में। आप यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर देखिएगा, एक तो शिवालिक श्रेणी का हिस्सा, शिवालिक पर्वत का हिस्सा। अब ये क्या है मैं बताता हूँ आपको, शिवालिक पर्वत का हिस्सा और दूसरा है गंगा का विशाल मैदान, गंगा का मैदान। अच्छा से जानिएगा, प्रश्न बहुत गड़े गड़े हुए पूछे जाते हैं यहाँ से, क्या पता किधर किधर से खोज के लेके आ जाता है और आपको परेशानी दे देता है ना। अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया, अरे तो बनाया अपने मर्जी से और दिमाग में टेंशन आपको दे के चला गया, किला रटा, है ना, ध्यान में रखिएगा इस बात को। देखिए यहाँ, ठीक है, 2 भाग में बांटा जाता है दोस्तों, एक शिवालिक का मैदान, शिवालिक का पर्वतीय हिस्सा, और दूसरा गंगा का विशाल मैदान। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं शिवालिक क्षेत्र का। शिवालिक अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जानिए, ठीक है, कि जैसे हिमालय का ऊंचाई के आधार पर, ठीक है, 3 भागों में हिमालय को बांटा गया ऊंचाई के आधार पर। सबसे ऊंचाई हिमालय को बृहद हिमालय कहा गया, ठीक है, महान हिमालय कहा गया, आंतरिक हिमालय कहा गया, बीच वाला को लघु हिमालय कहा गया, और सबसे कम ऊंचाई का क्षेत्र जो लगभग घाटी क्षेत्र है, ठीक है, उसको कहा जाता है शिवालिक। तो उसी शिवालिक के, यानी कि हिमालय के तराई इलाके में तो स्थित है, नेपाल से सटा हुआ इलाका ही तो है बिहार का ये सब जिला, ठीक है। तो उसी हिमालय के, ध्यान में रखिएगा कि सबसे निचले वाले हिस्से में बिहार के उत्तरी जिले स्थित हैं, तो शिवालिक का हिस्सा कुछ पड़ता है। अब इसको हम लोग 3 भागों में बांट करके समझते हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। 3 भाग कौन कौन से, अच्छा से देखिएगा। एक को कहते हैं हम लोग, रामनगर दून, रामनगर दून। दूसरा को कहते हैं सोमेश्वर क्षेत्र, सोमेश्वर या सुमेश्वर क्षेत्र, और तीसरा को कहते हैं दून के इलाके। एक को कहते हैं सोमेश्वर क्षेत्र और दूसरा को कहते हैं दून के इलाके। अब देखिए, अगर हम बात करें पूरे शिवालिक पर्वत का जो हिस्सा वाला इलाका है दोस्तों, ठीक है, तो उसका अगर हम बात करें तो उसमें आपको पता चलेगा कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, मतलब कि क्षेत्रफल का नहीं, मतलब 932 किलोमीटर स्क्वायर में, 932 किलोमीटर स्क्वायर में ये शिवालिक पर्वत का हिस्सा फैला हुआ है, जिसको हम लोग 3 भागों में देख करके और समझेंगे और जानेंगे। वो 3 भाग है, रामनगर दून, सोमेश्वर क्षेत्र और दून का क्षेत्र, ठीक है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि दून किसको कहते हैं। तो देखिए, अगर आप भारत के भूगोल में पढ़िएगा तो दून आपको मिलेगा कि मध्यम हिमालय यानी कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में जो घाटी के क्षेत्र हैं, ठीक है, उसको दून का इलाका कहते हैं। जैसे देहरादून, है ना, देहरादून,
उसको दून का इलाका कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से बिहार के क्षेत्र में भी ये डेवलप हुआ है। तो इसका एक तरह से अगर आप जानिएगा रामनगर दून का, ठीक है, तो रामनगर दून में आप जानिएगा तो दोस्तों, तो ये पहला इलाका है जो रामनगर दून का है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें, आपसे ध्यान में रखना है, इसकी अगर सबसे ऊंचाई, सबसे अधिक ऊंचाई स्थान का बात करें तो रामनगर दून का सबसे अधिक ऊंचा स्थान है 240 मीटर मात्र, ठीक है। मैं पहले भी बताया आपको कि बिहार मैदानी इलाका है। तो रामनगर दून सबसे पहले आ जाइए कि शिवालिक पर्वत का हिस्सा और गंगा के मैदान के रूप में बिहार को बांट दिया जाता है, भौगोलिक विभाजन है इसका। तो शिवालिक पर्वत का हिस्सा अगर हम बात करें तो शिवालिक पर्वत के हिस्से को 3 भागों में बांटे, रामनगर दून, सोमेश्वर क्षेत्र और दून का क्षेत्र, ठीक है। रामनगर दून का मतलब हुआ कि छोटी छोटी पहाड़ियां जो कुछ स्थान को छोड़ छोड़ के घाटी नुमा संरचना बनाती है। एक स्थान को छोड़ेगा फिर छोटा सा पहाड़ी, फिर एक स्थान को छोड़ेगा फिर छोटा सा पहाड़ी, और इसका सबसे अधिकतम ऊंचाई है 240 मीटर, उससे बेसी इसका नहीं है अधिकतम ऊंचाई। आप ध्यान में रखिएगा और समझिएगा। देखिए, आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे ना, ये सोमेश्वर क्षेत्र से पूछा जाएगा। क्यों सोमेश्वर क्षेत्र से? तो सुनिए, देखिए सोमेश्वर क्षेत्र में देखिए यहाँ गंडक नदी पर एक नहर बनाई गई है, त्रिवेणी नहर, ठीक है। और इसी पश्चिमी चंपारण में एक जगह है, नाम है भिखना ठोरी, ठीक है। कौन सा? त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर है। 63वां बीपीएससी में इसको पूछा गया था कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर है, तो गंडक पर। त्रिवेणी नहर से भिखना ठोरी, आप नोट्स करते चलिएगा, ठीक है। भिखना ठोरी, और इस भिखना ठोरी, त्रिवेणी नहर से भिखना ठोरी के बीच में 75 किलोमीटर का, है ना, 75 किलोमीटर का एक पर्वत विस्तृत है जिसको सोमेश्वर क्षेत्र के नाम से जानते हैं, या सोमेश्वर की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। 75 किलोमीटर का, और ये बिहार का सबसे ऊंचा स्थल है पश्चिमी चंपारण में, ध्यान में रखिएगा। सोमेश्वर चोटी की ऊंचाई 874 मीटर है दोस्तों, और बिहार का सबसे ऊंचा स्थल है ये, ठीक है। आपसे कभी पूछे कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोमेश्वर चोटी, ऊंचाई 874 किलोमीटर। किस किस के बीच में है? तो गंडक नदी पर बने त्रिवेणी नहर और पश्चिमी चंपारण का एक स्थान है भिखना ठोरी। कभी आप जाइएगा तो वहां पर घूमिएगा फिरिएगा, है ना। और दून के इलाके का अगर बात करें तो दून का इलाका वही घाटी नुमा क्षेत्र है, दून का इलाका, ठीक है। ज्यादा लंबा में फैला नहीं हुआ है, 24 किलोमीटर में फैला हुआ है। और बेसिकली दून के जो इलाके हैं उसका निर्माण, ये पश्चिमी चंपारण के इलाके में ही है, दून के इलाके का निर्माण एक नदी करती है, हरहा नदी। कौन सी नदी? हरहा नदी। इसलिए दून के इलाके को, है ना, दून के इलाके को हम लोग हरहा घाटी क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा, ठीक है, कि बताइए हरहा घाटी क्षेत्र बिहार के किस हिस्से में है, तो उत्तरी हिस्से में, नेपाल से सटे वाले इलाके में हरहा घाटी क्षेत्र है, 24 किलोमीटर मात्र, ठीक है। अब ध्यान रखें, आइए अब हम लोग बात करते हैं गंगा के विशाल मैदान का। तो आप जानते हैं, ठीक है, आप जानते हैं कि यहाँ से बक्सर में चौसा नामक स्थान से गंगा प्रवेश करती है और लगभग बिहार के 12 जिलों से होकर के गुजरती है दोस्तों, और कटिहार के रास्ते फिर निकल जाती है उधर, ठीक है। बिहार के कितने जिलों से होकर के गुजरती है? 12 जिलों से। तो एक तरह से ध्यान में रखिएगा, ये मैं रफली बना रहा हूँ, अगर 12 नहीं टच करें तो कोई दिक्कत नहीं, नदी पढ़ाएंगे तो उस समय बताएंगे हम आपको। तो बेसिकली आप देखें कि बिहार के बीचों बीच गंगा गुजरती है, ये गंगा नदी बिहार के बीचों बीच गंगा गुजरती है, और गंगा के आसपास, गंगा के उत्तर में और गंगा के दक्षिण में जो इलाके हैं उसी को गंगा का मैदान बोलते हैं। लगभग 45,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। कितना? 45,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है ये, ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। और क्वेश्चन भी आपके बड़े जटिल जटिल यहाँ से पूछे जाते हैं, जिसको आदमी समझ नहीं पाता और गलती कर देता है, ठीक है। 45,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। अब देखिए, गंगा को अगर आप समझिएगा तभी आपको ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आगे मैं कृषि पढ़ाने वाला हूँ, नदी पढ़ाने वाला हूँ, ये सारा चीज आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। लेकिन कब? जब गंगा को समझिएगा तब। देखिए, गंगा में उत्तर से कई नदियां आकर के मिलती है, और गंगा में दक्षिण से कई नदियां आकर के मिलती है। लेकिन जो दक्षिण से कई नदियां आकर के मिलती है, जैसे पुनपुन, सोन,
है ना। ये सब जो नदियां आकर के मिलती है फल्गु वगैरह, वो सब झारखंड के छोटनागपुर पठार से निकलती है और वो सब बरसाती नदी होती है, बरसात में सूख जाती है, इसलिए बाढ़ वगैरह आने की संभावना इन इलाकों में नहीं है, गंगा के दक्षिणी इलाकों में नहीं है, बल्कि उत्तर से जो नदियां आकर के मिलती है, जैसे कि कोसी, जैसे कि महानंदा, ये जो नदियां आकर के मिलती है बिहार में, गंडक, बूढ़ी गंडक, है ना, ये सब जो नदियां आकर के मिलती है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा उत्पात मचाती है। और बेसिकली बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र बिहार का बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, तो गंगा। अभी नहीं देगा कि कटिहार और पूर्णिया, नहीं नहीं, दिया ऑप्शन में कि गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान, पठारी भाग, सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र। तो बेसिकली गंगा का उत्तरी मैदान ही बाढ़ से हमेशा ग्रसित रहता है, जिसमें आपका समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, ये आपका पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, ये बहुत ज्यादा प्रभावित रहता है कोसी नदी के कारण। ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो अगर आप नदी को समझते हैं तो आप जानेंगे कि बार बार इधर बाढ़ आता है तो जलोढ़ मिट्टी इधर होगी, जलोढ़ में भी कौन सा, खादर मिट्टी होगी जो अत्यधिक उपजाऊ होगी, इसलिए उपज के दृष्टिकोण से उत्तर बिहार दक्षिण बिहार से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ये सारे चीज हम लोग पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग ये भौगोलिक विभाजन समझ गए होंगे, और जो जिलों के बारे में मैंने बताया है ना, त्रिवेणी, बिकना, टोरी, ये सारा चीज को नोट्स करते जाएंगे और बड़ा इंपॉर्टेंट नोट्स बनने वाला है आपका, क्योंकि मैं रेगुलर क्लास दे रहा हूँ, ठीक है। तो दीपक जीएस एकेडमी से जुड़ते रहिए, ठीक है, और अच्छा से अपनी तैयारी करते रहिए, हर एक चीज का क्लास लेंगे दोस्तों, ठीक है। अभी थोड़ा सा दिक्कत है, भगवान चाहा आप लोग का समर्थन रहा तो डिजिटल बोर्ड में भी पढ़ाई होगा, ठीक है। लेकिन डिजिटल बोर्ड रहे या ना रहे, आपकी पढ़ाई के गुणवत्ता में कोई भी कमी नहीं जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि, दुआ में बहुत ज्यादा याद रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।